हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, मैं अमोल गौड़ी आप लोगों को सिखा रहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। जी, पहला लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है बच्चों, और पहले लेक्चर में हम लोगों ने गैसेस का बिहेवियर देख लिया था। वहां तक का पार्ट खत्म करने के बाद अभी हम लोग देखेंगे बच्चों प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो चलो बच्चों, इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है जी। जब हम लोग प्रेशर ऑफ आइडियल गैस निकालेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले देखो एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। क्या करना है अभी धीरे धीरे से समझेगा अभी। चलो एक पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जी बच्चों, पूरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं वो एकदम से आसान चीज है, बस आप लोगों का ध्यान की जरूरत है। यहाँ पे हमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड होगी, जो भी है चलिएगा। अभी हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देंगे। हाँ, और इसकी लेंथ जो है ये क्यूब की, ये एल है, ये भी एल ही है, क्यूब है क्योंकि। और कुछ बात की है कि बच्चों? चलो हो गया, काफी इतना इस चीज को समझना है बस हमें। अब आप लोगों को मैं क्या बताने जा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। ये बार बार क्यों मूव होता है भाई? इसको क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी चलिए। हेलो बच्चों, ध्यान है क्या? हाँ सबसे पहले बच्चों हमें देखना क्या है वो पहले मैं बता देता हूं। हमें देखना ये है कि कोई भी जो आइडियल गैस है, अगर हम लोगों ने उसको किसी क्यूब में डाल दिया, ये रूम भी तो एक क्यूब ही होती है। आप जहां पे बैठे हो नॉर्मली अगर समझो उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर सेम है तो वो कैसे टाइप की होगी? क्यूब टाइप की होगी। तो ये एक रूम के जैसा है। अब हम लोगों ने उसको मान के चलो उसमें कुछ तो गैस भर दिया बच्चों। क्या कर दिया हम लोगों ने? उसमें गैस भर दिया। जब हम लोग उसमें गैस भरेंगे बच्चों, क्या होगा? इस गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, करेक्ट है कि नहीं? और इधर उधर मतलब वॉल्स पे टकराएंगे। तो इसके दो टाइप के कोलिजन होंगे बच्चों। एक कोलिजन अमॉन्ग ईच अदर और दूसरा कोलिजन ऑन द वॉल। हम लोगों को एक्चुअली निकालने का है प्रेशर ऑन द वॉल। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ऑन वॉल निकालेंगे, ऑन वॉल ओनली। तो सिर्फ वॉल के ऊपर का। और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हो रहा, फोर्स की वजह से इनके कोलिजन हो रहे होंगे, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, उसको हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। तो हमें निकालने का क्या है? पूरा माइंड में रखो, प्रेशर निकालने का। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कुछ कंसिडरेशन जो जरूरी है वो मैं बता देता हूं। मान के चलो एक क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों कोण है एल। अब ये एक क्यूब के अंदर हम लोगों ने एक आइडियल गैस भर दिया है, और ये जो आइडियल गैस है वो कितना है? n मोल्स का है। सो लेट n मोल्स ऑफ आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड, उसको भर दिया है, एनक्लोज कर दिया है इन क्यूब, ऐसे क्यूब में जिसका वॉल्यूम, क्यूब ऑफ वॉल्यूम है v इज इक्वल टू, ये होगा एल क्यूब। कितना गंदा लिख दिया मैंने लेंथ में, चलो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं। इन क्यूब ऑफ वॉल्यूम v इज इक्वल टू एल क्यूब। ओके, अब ठीक लग रहा है जी। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया? एज्यूम कर लिया है, कंसीडर कर लिया है कि n मोल्स का हमारे पास गैस है और वो एक क्यूब में भर दिया है। और एक चीज जरूर है कि यहां पे टेम्परेचर ऑफ द वॉल जो है वो हम लोग करेंगे कांस्टेंट।
इसको कंसिडर करके चलना है कि वॉल्स का जो टेम्परेचर है ना सबका कैसा होगा, एक जैसा ही होगा और वो बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने ये कंसिडरेशन कर लिया है बच्चों, चलो अब हमें निकालने का क्या है, सबसे पहले वो टारगेट पे ही फोकस रखो। आपको निकालने का प्रेशर। प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, सबसे पहले बताओ प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, एरिया चाहिए, पहली चीज। इसका मतलब प्रेशर निकालने के लिए मेरे पास फोर्स चाहिए कि समझो अभी सारे के सारे मॉलिक्यूल सारी की सारी वॉल के ऊपर टकरा रहे हैं, तो हम सारे के सारे मॉलिक्यूल को नहीं लेंगे क्योंकि एक साथ वो नहीं खाएंगे, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए, एक ही ये जो एक्स साइड वाली जो वॉल है ना, सिर्फ उसके ऊपर टकराने वाले मॉलिक्यूल का प्रेशर निकालेंगे। बाकी सब वॉल के ऊपर तो सेम ही प्रेशर होगा क्योंकि वो एवरेज प्रेशर रहेगा। तो ये एवरेज प्रेशर हर एक वॉल के ऊपर हर एक डायरेक्शन के अलोंग सेम ही रहेगा, और इसलिए फिर हम लोग सिर्फ एक ही वॉल का प्रेशर निकालेंगे पहले। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। तो मान के चलो एक वॉल है, अब इसका एरिया होगा आपके पास L इंटू एल, एल का स्क्वायर हो गया, तो एरिया तो हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं है प्रेशर निकालने के लिए, फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालते बच्चों, फोर्स होता है, आपको याद है कि न्यूटन का सेकंड लॉ, चेंज इन द मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ऐसा था ना। मोमेंटम कैसे निकलता है फिर, मोमेंटम निकलता है मास इनटू वेलोसिटी। अब कोई भी एक पार्टिकल, इसलिए हम लोगों ने कंसीडर कर लिया इसको, तो जिसका मास कुछ तो होगा उसका मास ले लो m। एक पार्टिकल का मास है m। अब वो इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को भी दो साइड है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम लोग उसकी दोनों भी इसको कंसिडर करेंगे। तो अभी देखो बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन उसका कुछ तो मोमेंटम होगा, और मोमेंटम बदल गया होगा ना जब टकरा रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम में चेंज आया होगा। करेक्ट है कि नहीं? बस थोड़ा सा याद रखना कि हम लोग यहाँ पे इस प्रेशर को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ना कहते हुए उसको मॉलिक्यूलर स्पीड कहेंगे, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग उसको देखते हैं ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी भले ही वो वेलोसिटी के बेसिस पे निकलती है, लेकिन उसको डायरेक्शन से लेन देन नहीं है, तो उसकी एनर्जी है इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन होने की वजह से हम लोग उसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर स्पीड कह देते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कहते हो, बस बता रहा हूं आपको कि उसको नॉर्मली हम लोग मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की जगह पे मॉलिक्यूलर स्पीड कहते हैं। ठीक है, चलो अब मान के चलो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है अब वो टकरा रहा है इस वॉल के ऊपर, इधर वाली वॉल के ऊपर। तो जब ये इधर वाली वॉल के ऊपर टकराएगा तो वो क्या करेगा बच्चों, फोर्स लगाएगा, जाएगा टकराएगा, फिर वापस अपोजिट साइड में इधर जाएगा, इधर के वॉल पे टकराएगा फिर से, क्योंकि उसमें क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। जब वो जाके टकरा रहा है तो उसके अंदर एक अपनी खुद का मास और उसके अपनी एक वेलोसिटी है, तो उसके वजह से उसके अंदर एक मोमेंटम है। करेक्ट है कि नहीं? तो अभी देखो एक्स कंपोनेंट के अलावा एक्स कंपोनेंट के अलावा एक ही कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग, इधर वाला, सिर्फ इधर वाला। हाँ, बाद में हम लोग उसको क्या करने का करेंगे। देखो सो टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, टोटल मोमेंटम होता है आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? ठीक है, आप देखो बच्चों फाइनल मोमेंटम समझो, मान के चलो ये है पार्टिकल, राइट, तो ये इधर जा रहा है, तो इसका मास कितना है बच्चों, m, v उसकी वेलोसिटी, लेकिन उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि वो x एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो हम लोग ले लेंगे उसको vx। जो मॉलिक्यूल y एक्सिस के होंगे उनके vy, और जो z के अलोंग चलेंगे उनको vz। लेकिन हमको फिलहाल उनसे लेन देने क्या नहीं, फिलहाल तो एक ही मॉलिक्यूल जो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो अभी होगा क्या, देखो अगर मैं आपको पूछूं इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो और अगर मैंने बता दिया कि वो है बच्चों vm मास इनटू वेलोसिटी vx, ओके ये आ गया, ये इनिशियल है। ओके, ये इनिशियल है आपका। अब फाइनल मतलब इधर से जाते वक्त वो तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए वो क्या बनेगा, माइनस vx, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर मैं फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को पुट कर दूंगा तो फाइनल मोमेंटम कितना है बच्चों, माइनस vx माइनस ये प्लस, मतलब माइनस प्लस माइनस ही हो गया, तो mvx
सो चेंज इन द मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, -2mvx। इतना समझ गया? पहले इस पे ध्यान दो बच्चों। ये कौन हो गया बच्चों आपका चेंज इन मोमेंटम। क्या मैं इसको डेल्टा px कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। तो x के अलोंग जो मॉलिक्यूल था उसका मोमेंटम का चेंज कितना आया, ये आया बच्चों। इसको हम लोग एक इक्वेशन का नंबर पुट कर देंगे, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट जी। धीरे धीरे जा रहे हैं, ध्यान भी आपका आराम से यहां पे होना चाहिए। चेंज इन द मोमेंटम बिटवीन द टू वॉल्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो जैसे इधर से टकराया, इधर गया और वापस से इधर आ गया, तो अभी इसके दो कॉन्जिक्यूटिव, पहला वाला टकराना फिर वापस से जाके वापस से आना, इसमें दो कोलिजन्स हो गए। तो आपको क्या मिला, चेंज इन द मोमेंटम। हमें निकालना क्या है लेकिन, चेंज इन द मोमेंटम नहीं, हमें तो प्रेशर निकालने का है। फिर मोमेंटम क्यों निकाला, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है। लेकिन फोर्स क्यों निकालना है, क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है। समझ गए ना? प्रेशर फोर्स के ऊपर, फोर्स मोमेंटम के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अब चेंज इन द मोमेंटम तो निकल गया, वो तो ठीक है, लेकिन अपॉन टाइम होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब टाइम का है, अब टाइम निकालेंगे। अब देखो, सो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, अब गया और वापस आया। ध्यान है ना बच्चों आपका, ध्यान होना ही चाहिए। टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स ऑन वॉल, वॉल के ऊपर जो दो कोलिजन हुए। अब देखो, वो समझो मान के चलो वॉल पे अभी टकराया, वापस इधर गया और फिर वापस आया, उसने कैसे निकालेंगे आप लोग? तो उसका टाइम जो है वो कैसे आएगा बच्चों, बताओ तो। उसकी आपको स्पीड पता है, मॉलिक्यूलर स्पीड पता है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो, इधर से इधर गया l और इधर से इधर आ गया वापस से l, मतलब उसका टोटल डिस्टेंस हो गया 2l। तो आप लोगों को तो टाइम का तो पता है, टाइम इज इक्वल टू नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज 2l, दैट इज 2l अपॉन उसका स्पीड। तो स्पीड क्या है, vx। तो ये आ गया vx। तो हो गया बच्चों, ये तो टाइम निकल गया। तो ये इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन सेकंड। तो आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड, फिलहाल तो दिख गया मुझको। अब मुझे निकालने का क्या है, मुझे निकालने का है बच्चों फोर्स। तो हम लोग एवरेज फोर्स निकालेंगे। तो अभी एवरेज फोर्स निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे। सो एवरेज फोर्स ऑफ पार्टिकल 1, तो वो क्या रहेगा देखो, वो क्या रहता है, चेंज इन मोमेंटम। वो रहता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन, तो अपॉन टाइम। करेक्ट है कि नहीं? अब हमारे पास दोनों भी चीजें हैं क्या बच्चों, है ना? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, अभी यहां तक ठीक है फिलहाल तो जी। चलिए, सो चेंज इन मोमेंटम क्या है मुझे बताओ तो बच्चों। अभी हम लोगों ने देखा था इधर पहली वाली इक्वेशन, मतलब माइनस, हाँ इसको माइनस नहीं करेंगे अभी हम लोग, इसको प्लस करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है बस, कुछ ज्यादा उसको सोचो मत। 2mvx1, एक ही मॉलिक्यूल के लिए, पहले पार्टिकल के लिए था इसलिए मैंने vx1 ले लिया, अपॉन डेल्टा डी। डेल्टा डी कितना है बच्चों, 2l अपॉन vx1। अब क्या होगा बच्चों, 2 तो मर गए, ये शहीद हो गया। vx1 और ये ऊपर जाके अभी मल्टीप्लाई करेगा तो vx1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा बच्चों, एवरेज फोर्स बनेगा आपका m जैसा कि वैसा मास इनटू ये vx का स्क्वायर, vx1 का स्क्वायर अपॉन कितना बचा, अभी और कुछ बचा है कि इसमें l बचा है, ये वाला l, तो अपॉन l। ये कौन हो गया बच्चों, हमारा एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स आ गया हमारे पास, सो दैट इज एवरेज फोर्स। तो अगर ऑन एन एवरेज हम लोग देखेंगे, वो पहला वाला जो पार्टिकल है वो वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो इतना फोर्स लगा रहा है। तो क्या मैं इसको तीसरी इक्वेशन कर दूं? हाँ जी, क्यों नहीं। आप क्या ना बोलोगे मुझको, आप अच्छे बच्चे हो, क्यों ना बोलोगे। हाँ जी बच्चों, चलो। लेकिन आप अच्छे हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ध्यान ना दो, अच्छे बच्चे ध्यान भी देते हैं। तो एवरेज
फोर्स हमारा हो गया। जो जरूरी चीज थी ना वो आ गई हमारे पास, हमें प्रेशर निकालना था। प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास फोर्स और एरिया दोनों चीजें होनी चाहिए। उसमें से फोर्स अभी जस्ट निकाला, ये एवरेज फोर्स हो गया। तो अभी देखो एवरेज फोर्स अगर निकल गया है तो सिंपली बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज फोर्स को, लेकिन ये एक पार्टिकल का हो गया, मुझे ज्यादा वाले पार्टिकल्स का चाहिए। मतलब वॉल जो एक्स अलोंग जा रहे थे, अभी एक पार्टिकल है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, जितने भी होंगे, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इधर वाली वॉल के ऊपर जाके टकरा रहे। तो अगर मुझे उसी को निकलना है, किसके लिए बच्चों, ना कंसिडरिंग other molecules colliding the wall, तो उनकी वेलोसिटीज क्या होगी बच्चों, एक का जैसे vx1, दूसरे का होगा vx2, तीसरे का होगा vx3, करते 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 vxn फॉर द n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हमारे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बच्चों, n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, हमको नहीं पता, जितना भी होगा। तो अगर मैं ये एवरेज फोर्स के फॉर्मूला में लिखूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो बाकी का तो हर एक का मास सेम है, इसलिए m1 m2 m3 सब मिला के सेम होने की वजह से वो कॉमन बाहर आ जाएगा m, तो वो तो जैसे वैसे रहेगा, और लेंथ भी डेफिनेटली उतना ही कवर कर रहा है। सो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, एवरेज फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी, m कॉमन आ गया इधर, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर, करते 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 कहां तक करेंगे बच्चों, ऐसा हम लोग vxn तक करेंगे, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा जो भी है आपका प्लस अप टू vxn जो भी है, डिवाइडेड बाय l, ये कौन आ गया, एवरेज फोर्स, ये आ गया एवरेज फोर्स। लेकिन अभी हमें इसकी वैल्यूएशन निकालनी है कि ये कितना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूं। सो एवरेज प्रेशर होता है एवरेज फोर्स अपॉन एरिया। सो एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू एवरेज फोर्स अपॉन एरिया। एरिया किसका लेने का, जहां पे वो अप्लाई कर रहा है, मतलब वॉल का। तो अभी देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एवरेज फोर्स तो यहीं से लिख दो हम लोग, m ऊपर vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक जो भी आ रहा है अपॉन ये l, और नीचे एरिया, एरिया होता है l का स्क्वायर, तो ये l का स्क्वायर ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये l का स्क्वायर इधर हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। अब देखो बच्चों ये बन जाएगा m ऊपर और नीचे l इंटू एल, l का क्यूब, और l का क्यूब कौन तारे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का v यहां पे लिख देता हूं, सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू l का क्यूब, ठीक है, ये तो आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इन भाई साहब को कैसे लिखें, ऐसे के ऐसे लिखें या कुछ बदल के लिखें। तो अभी हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। पहले इसको l का क्यूब में लिख दिया था ना, तो मैं सीधा एक काम कर देता हूँ, इसको पहले l का क्यूब ही लिख देता हूँ ताकि आपकी स्टेप जो है कंफ्यूजन में ना चली जाए बच्चों। l का क्यूब, और ये है vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक, जब तक चलेगा तब तक, ओके। थोड़ा ऊपर ले लूं, चलिए 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 चलिए। एवरेज प्रेशर तो आ ही रहा है, बस अभी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा ढंग का लिखना है। इतना नंबर्स हम लोग बार बार कहाँ लिखेंगे बच्चों, है कि नहीं। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि इनका सबका एवरेज निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज निकालने का आपको, तो देखो इधर ध्यान दो, vx स्क्वायर सबका एवरेज, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप इन सबका एवरेज, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक बच्चे, vxn का स्क्वायर तक, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जितना भी उसका एवरेज निकालने के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उससे डिवाइड करेंगे। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, क्या कि इसकी वैल्यू जो है, इसको इधर रखो, n को इधर भगाओ, तो n v x का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हो गया,
Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस अप टू Vxn का स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? तो मैं इसकी वैल्यू यहां पे रख देता हूं तो काम खत्म हो गया हमारा। तो वो क्या निकलेगा? एवरेज प्रेशर। तो ये जो है ना एवरेज प्रेशर, ये फॉर्मूला देखो, ये यहां तक है। हमें इसमें इसको रिप्लेसमेंट देना था। किसको? इसको रिप्लेसमेंट देना था। तो अभी हम लोग इसको रिप्लेसमेंट दे देंगे किससे? इससे। सो देखो ध्यान दो बच्चों, कई सारे लोगों को ये थोड़ा सा लेंदी से लगता है, लेकिन कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। थोड़ा सा ध्यान दो। एवरेज प्रेशर, देयरफॉर एवरेज प्रेशर बिकम्स, क्या बन जाता है बच्चों? सो एवरेज प्रेशर बन जाएगा m अपनी जगह पे, L का क्यूब मतलब V अपनी जगह पे। अब ऊपर कौन है बच्चों? ये था, तो इसकी जगह पे क्या लिखूं? n Vx स्क्वायर। आ गया कि नहीं? तो ये आ गया, हमारा काम तमाम हो गया बच्चों इसका। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, खत्म हो गया। क्या यहां तक आ गया? सो ये है हमारा एवरेज प्रेशर, जिसको हम लोग P कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एवरेज वे। अब ये तो हो गया एक, ये तो निकल गया, ये भी जरूरी है, एकदम जरूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये फाइनल इक्वेशन है, इसको फाइनलाइज करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब क्या मॉडिफाई कर सकते हैं वो देखने के लिए समझो, एकदम आसान काम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको कुछ तो इक्वेशन का नंबर पुट कर दो, जो भी होगा। कितना पहले 2-3 लिखे होंगे, तो ये समझो इक्वेशन 4 हो जाएगा, व्हाटएवर। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ इधर देखो, तो ये कौन है? ये सिर्फ x के वजह से है। अब मुझे बताओ कि अगर पूरे क्यूब के ऊपर का मुझे प्रेशर निकालना है, हर एक वॉल के ऊपर का, तो y और z ये ऐसे दोनों, ये भी कंपोनेंट्स है जो टकरा रहे हैं ना वॉल, तो y के अलोंग भी कुछ, z के अलोंग भी कुछ टकरा रहे हैं। तो जैसे इनका कोलिजन हम लोग अगर देखेंगे और सबका एवरेज वेलोसिटी सेम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू, v कौन है? सबका एवरेज। तो vx और vy और vz ये सब एक जैसे ही होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं vx स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर इज इक्वल टू vz स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? ये सबके सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो बच्चों में क्या करूंगा? v स्क्वायर, ये क्या होगा रे? इनका सबका एवरेज निकालो। लेकिन ये v, ये कौन है? 3 कंपोनेंट का है, तीनों भी कंपोनेंट का है। तो हम लोग इसको देखो, बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि ये vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर था, है कि नहीं? कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। तो अभी अगर मैं इसको कहूंगा आपको, लेकिन ये तीनों तो सेम है, तो ये तीनों सेम होने की वजह से मैं अगर इसको v ले लेता हूं, v का स्क्वायर से मतलब कह सकते हैं इसको। तो देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों को क्या हो गया? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? तो फाइनली अगर हम लोग इसको देखेंगे ना, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? 3v स्क्वायर बन जाएगा, ये तीनों का। तो मतलब एक कोई तो एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे उसको बताना था, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अगर मैं इसको इसमें से किसी भी एक को अगर निकालना चाहूं बच्चों, तो देखो ये 1/3 ऑफ दिस हो जाएगा। तो इसलिए क्या हम लोग कह सकते हैं, vx जो है, vx का स्क्वायर कौन बनेगा? 1/3 ऑफ v का स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? तो x की वैल्यू पुट कर दो, और फिर vx का अगर समझो मैं इधर सिर्फ x ही पुट कर देता तो भी चलता, y की जगह पे x, z की जगह पे x, सब पुट कर दो, तो ये 3vx का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? जो भी हमारा एवरेज है, अभी ये 3 इधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये vx का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/3 ऑफ v का स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? कुछ भी करो, ये तो आने ही वाला है आपको। अब यहां तक क्योंकि हम लोग पहुंच गए, तो हम लोग एक रिप्लेसमेंट दे देंगे ना। अभी फाइनल इक्वेशन में हम लोग लास्ट वाली एक एंड कर रहे हैं, तो अभी एंड करते वक्त हम लोगों को उसको एकदम सही तरीके से लिखना है। तो यही एक्सप्रेशन को हम लोग लिखेंगे ऐसा, एवरेज प्रेशर। ध्यान देना। सो इक्वेशन हमारी जो 4 है वो क्या बनेगी? देखो एवरेज प्रेशर क्या है बच्चों? P। हाँ जी, चलिए ध्यान है ना। तो P बनेगा क्या? P इज इक्वल टू, M तो है जैसे कि वैसा, V अपना नीचे जैसे कि वैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो x का स्क्वायर था, तो x की स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/3 ऑफ व्हाट?
वी स्क्वायर, तो 1/3 कर लूंगा मैं, पहले ये 1/3 अपना आगे, 1/3 जो था वो आगे चला गया है कि नहीं, तो 1/3 आगे, और फिर वो वी स्क्वायर आ चुका है तो ये आ गया, और वो n टाइम्स था ना उसका, तो क्या हो गया रे, एक सेकेंड इक्वेशन देख लो भाई, हाँ n अपनी जगह पे, n अपनी जगह पे, और ये वी स्क्वायर आ गया, जो भी था ये फाइनलाइज हो गया। तो क्या मैं इसको कंक्लूजन में लिख सकता हूँ, देयरफॉर P मतलब एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू, ढंग से लिख लेते हैं, 3 mn/v स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वी। ये आ गई हमारी लास्ट वाली इक्वेशन, और यही है हमारा एवरेज प्रेशर। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन बच्चों। आइडियल गैस का अगर प्रेशर निकालना है तो वो होता है 1/3 mn/v स्क्वायर अपॉन v, नहीं सॉरी क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ ये है कैपिटल V, ये छोटा v है हाँ बच्चों, ये वेलोसिटी का है, ये वॉल्यूम का है, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग, क्लियर है ये आपको। अभी इसमें 4-5 इक्वेशन आई है, लेकिन प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोसेस आसान है। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है ना उसको पहले फोकस करो। हमें निकालना है क्या, प्रेशर। प्रेशर डिपेंडेंट होता है फोर्स और एरिया के ऊपर। एरिया हमको पता है, एरिया है L इंटू एल, वॉल का एरिया तो आप लोग निकाल सकते हो, तो वो L का स्क्वायर हो गया, वो खत्म हो गया, उसका सवाल ही नहीं बचा। अब बचा है हमारे पास निकालने को कौन, फोर्स। फोर्स को निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का चेंज निकालना पड़ेगा। तो फिर हम लोग वापस से पीछे जा रहे हैं मोमेंटम निकालने के लिए। सो टोटल मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो उसको माइनस mvx माइनस mvx ये करके माइनस 2 mvx हो गया। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया बच्चों, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, तो माइनस 2 mvx। तो ये हमारे लिए जरूरी था। फिर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो 2l अपॉन vx आ गया। और फिर ये पहले वाले पार्टिकल के लिए, फिर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, फिर उनका एवरेज निकाल के फिर वो पुट कर दिया हम लोगों ने, धीरे धीरे किया, और फिर निकला प्रेशर, ठीक है। चलिए ये आ गया है लास्ट इक्वेशन तक हम लोग पहुंच गए इसको, ठीक है। अभी देखते हैं टाइम कितना बचा, 1-2 मिनट को जी। एक बार अभी हम लोग आरएमएस स्पीड या कहो रूट मीन स्पीड या आरएमएस वेलोसिटी देखते हैं, वो खत्म, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो क्या है उसका, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, वो हम लोग कल एकदम सेपरेटली लेंगे क्योंकि वो लंबा सा है बहुत, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़े जी। आरएमएस क्या होता है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, इसको कहते हैं आरएमएस, ये एक टाइप की स्पीड है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। हाँ जी, इसके बहुत ही डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक एवरेज स्पीड, फिर एवरेज स्पीड का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया तो वो हो गया रूट मीन स्क्वायर। तो उसका मीन निकाल के हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब पहले उसका स्क्वायर किया, फिर उसका स्क्वायर रूट किया मीन निकाल के, तो वो हो जाता है आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं, आरएमएस वेलोसिटी भी कहते हैं बच्चों इसको। लेकिन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग उसको क्या देख रहे हैं, सिर्फ एज अ स्पीड, नॉट एज अ वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मूला देखा था प्रेशर के लिए, क्या था बच्चों, वो P इज इक्वल टू 1/3 किसका, n अपॉन v, बाजू में ले लो, और mv स्क्वायर। ये जो v है थोड़ा सा इसको ध्यान दे के निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये छोटा नहीं, ये बड़ा v है, ठीक है। सो ये है कैपिटल V, ये छोटा v जो है इसको मैं यहाँ पे वेक्टर निकाल देता हूँ, तब आपको समझेगा कि ये है वेलोसिटी और ये है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। ये बन गया हमारी बेसिक इक्वेशन, ये तो आ गया हमारा। अब इसमें से हम लोगों को क्या निकालने का है, हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी, क्योंकि हमारी बात ही किसके लिए चल रही है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए चल रही है। तो अभी इसमें से वेलोसिटी जो है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो तो इसके ऊपर, और इसको देखते हुए आप लोग क्या मुझे बता सकते हो इसका फाइनलाइजेशन क्या होगा। मैं चाहता हूं वेलोसिटी को निकालना, तो ये टर्म छोड़ के मैं बाकी सब टर्म को इधर लेके जाऊंगा। देखो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू पी,
v भी डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ओके बच्चों, और कौन नहीं चाहिए, nm नहीं चाहिए। सो n इंटू एम, ये कौन बनेगा बच्चों हमारा v का स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि v का स्क्वायर कौन बन गया है 3pv अपॉन nm। क्या मैं कह सकता हूं ये, बिल्कुल। इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं बच्चों। ओके, अभी फिलहाल के लिए ठीक है ये, चलिए। लेकिन क्या हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है? जी हाँ, क्या कहती है वो, pv इज इक्वल टू nRT, देखो, बाय आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू nRT। तो इसको पुट कर देते हैं ना यहाँ पे pv की जगह पे, तो v स्क्वायर, ओके बच्चों, v का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, छोटा v स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या बनेगा रे बच्चों, तो 3 जैसे कि वैसा, नीचे की सारी टर्म जैसे कि वैसी, nm वगैरह जो भी है जैसे कि वैसा लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा कौन, pv की जगह पे कौन, nRT, तो nRT करेक्ट है क्या, क्लियर है अभी ये, ठीक है, इज इक्वल टू, अब n की जगह पे हम लोग 3 जैसे कि वैसे रखो। n जो होता है ना वो n अपॉन na होता है, ये आप लोगों को याद है क्या, हम लोगों ने कल ही देखा था, मॉलिक्यूलर नंबर अपॉन उसका एवोगैड्रोस नंबर, ये था n। तो अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं तो यहां पे पुट करने की वजह से n ऊपर आ जाएगा, नो डाउट, RT जैसे कि वैसा रहेगा, और उसका जो Na है ना वो नीचे चले जाएगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, n जैसा कि वैसा, ये Na, n जैसे कि वैसा, m जैसे कि वैसा। तो अभी ये n कट जाएगा, ये n कट जाएगा, बचेगा क्या, 3RT अपॉन Na इंटू m, है कि नहीं, ये कौन बन जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर, करेक्ट है क्या। अब अगर हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे तो सबसे अंत में अगर मुझे इसको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये कौन हो गया हमारा वेलोसिटी, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने का तो वही रहेगा आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी मुझे इसको स्क्वायर रूट, लेकिन इसके पहले मैं इसको एक काम करूंगा, एक ही जगह पे मैं इसको एक टर्म में पुट करूंगा, और वो है ये जो है ना 3RT अपॉन, मैं इसको लिखूंगा MO। क्या आपको याद है क्या MO क्या किया था हम लोगों ने, Na इंटू m था, वो पहले हम लोगों ने मोलार मास ऑफ द गैस कहा था ना, इधर लिख देता हूं, MO कौन था, मोलार मास ऑफ गैस। ये इसका मतलब जिनको याद नहीं है बता देता हूं, 1 मोल का अगर हम लोग गैस ले रहे हैं तो उसका जितना भी मास होगा वो होगा आपका मोलार मास ऑफ द गैस, वो तो ले लिया हम लोगों ने। अब ये इक्वेशन यहाँ पे थी जैसे, तो ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, VRMS, तो VRMS है उसका स्क्वायर रूट v स्क्वायर का, तो जो क्या बनेगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन MO, करेक्ट है कि नहीं। तो ये हो गया VRMS, सबसे लास्ट वाली इक्वेशन। देखो इसको थोड़ा सा, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट कौन है 3RT अपॉन MO। ये इक्वेशन आपको याद भी रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये इसके लिए इसको ध्यान में रखो, ये आपका काम खत्म हो जाएगा अगर हम लोग ऐसी ही इक्वेशंस अलग अलग गैसेस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अगर समझो मैंने 300 केल्विन पे नाइट्रोजन के लिए चेक किया, और उसकी VRMS अगर देखने की, देखो एट, एक एग्जांपल बोल के बता रहा हूँ आपको कि जैसे हम लोग इसको निकालते हैं ना, कहाँ पे चला गया, निकाल के नहीं दिखाऊंगा, बस बताऊंगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं इसको। सो एट 300 केल्विन, ठीक है, समझो मान के चलो हम लोगों ने 300 केल्विन का टेम्परेचर ले लिया, और वहां पे अगर हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस की RMS निकाली, VRMS, ओके, सो VRMS ऑफ द नाइट्रोजन गैस, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन गैस का मास चाहिए। ये तो कांस्टेंट है और आपको टेम्परेचर अभी बता दिए हैं। तो ये अगर हम लोग वेलोसिटी इसकी निकालेंगे तो उसकी वैल्यूएशन कुछ 517 मीटर पर सेकंड आ जाती है, 517 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग समझ रहे हो आप लोग, कि अगर हम लोग एक कोई भी कंटेनर ले रहे हैं और अगर उसमें हम लोग एक नाइट्रोजन गैस भर रहे हैं, कितना 1 मोल का, तो उसकी जो
वेलोसिटी रहेगी कौन सी, आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वो कितने आएगी बच्चों, 517 मीटर पर सेकेंड। यही ऑक्सीजन के लिए अगर हम लोग देखेंगे ना बच्चों, फॉर ऑक्सीजन तो वी आरएमएस उसका कुछ 48 क्या था वो, 483 है क्या, क्या है उसका, ऑक्सीजन का कुछ तो दिया था, 483 मीटर पर सेकेंड, 483 मीटर पर सेकेंड। समझे आप लोग, क्लियर है ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों। देखो ये आसान काम है, आपको आरएमएस वेलोसिटी निकालने के लिए बस वो 1 मोल ऑफ द गैस में कितने उसके वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो भी है वो निकालने का, उसका मास लेने का, और खत्म हो गया आपका काम। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा काम तमाम, इसमें तो हो गया। अभी देखो एक आज के लिए लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है जी, चलिए चलिए चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इंटरप्रिटेशन है किस चीज का, ऑफ द टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। बात करता हूं, आपको बता रहा हूं मैं क्या बता रहे हैं हम लोग, ज्यादा इसको सीरियस मत लो, बस थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर हम लोगों को टेम्परेचर को इन्वॉल्व करना है ना काइनेटिक थ्योरी के इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारा कल अभी का जस्ट रिसेंट फॉर्मूला, एवरेज प्रेशर वाला फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, 1/3 n अपॉन v, और इधर कौन है बच्चों, m v का स्क्वायर, करेक्ट है ना, ये कैपिटल V है वॉल्यूम और ये छोटा v है वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको देखेंगे v को इधर भगाओ तो pv क्या बन जाएगा भाई, pv बन जाएगा, इधर भग गया ये 1/3 ऑफ n m v का स्क्वायर, करेक्ट है क्या, यहां तक आ गया। अभी देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो 2/3, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2/3 ऑफ n, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा साइड में ले लो, ये इसको देखो ये कौन है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट पीवी इज इक्वल टू नथिंग बट 2/3 n अपनी जगह पे, और ये हो गया एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, करेक्ट है कि नहीं। तो ये बन गई एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी उसकी, करेक्ट है कि नहीं बच्चों। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, अभी ये हम लोगों को काम में आने वाली है इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसके आधार पर हम लोगों को कुछ चीज़ों को प्रूव करना है। अगर हम लोग आइडियल गैस को ले रहे हैं, और अगर हम लोग आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर जो क्या कहते हैं इंटरेक्शन जो है ना वो जीरो, तो इसके वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ना वो जीरो रहेगी। तो इसका मतलब अब अगर हम लोग ये देखेंगे, ये जो है ना ये प्योरली, ये जो इक्वेशन है ये प्योरली काइनेटिक है, क्या है, प्योरली काइनेटिक, समझ गए आप लोग। सो ये प्योरली काइनेटिक है, इसलिए इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की हम लोग जब नॉर्मली चेक करेंगे वो काइनेटिक रहेगी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है। तो अगर मैं एवरेज टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगा तो एवरेज टोटल एनर्जी कितना होता है, तो एवरेज टोटल एनर्जी होता है, देखो बच्चों क्या कहां पे चले गए हम लोग, हाँ, एवरेज टोटल एनर्जी। तो एवरेज टोटल एनर्जी को समझो मान के ले लो ए एन, तो ये n टाइम्स ऑफ द हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा कि नहीं, मतलब समझो एक मॉलिक्यूल का कितना हो रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, n टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। ये टोटल आ गया या एवरेज आ गया आपका। अब ये अगर एवरेज आ गया तो अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको क्या करने का, इक्वेट देम। तो अभी होता क्या है बच्चों, ये इधर और ये इधर, इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे तो फाइनली हम लोगों को क्या समझेगा, देखो पीवी इज इक्वल टू, अब ये काइनेटिक एनर्जी है, अब ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर मैं यहां से इधर पुट कर दे रहा हूं तो इनकी वैल्यू उसको पुट करने की वजह से फाइनली ये बन जाता है पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू एन।
PV इज इक्वल टू 2/3n। इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा इधर, ठीक है। अब फाइनली अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं तो हमको ये भी पता है दैट PV इज इक्वल टू n kBT। सो अगर हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा फाइनलाइजेशन हो जाएगा, और फिर फाइनलाइजेशन में अगर हम लोग इज इक्वल टू कौन हो जाएगा, ये 2/3 इंटू n, करेक्ट है कि नहीं। तो ये 2/3 इंटू ई, सॉरी 2/3 हो जाएगा, सॉरी मैं क्या लिख दिया इधर इसको, ठीक है इसको भी उड़ा देते हैं जी। ये ई हो गया, ये हो गया ई, ठीक है। तो अब मुझको इन दोनों को इक्वेट करने का है, आपस में देखो इनके बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, तो इसी रिलेशन को फाइनलाइज हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से। अगर ई को ऐसे के ऐसे रखता हूं तो ये 3 इधर चला गया, 3n kBT, करेक्ट है, 3n kBT डिवाइडेड बाय 2। सो 3/2n kBT, ये कौन है हमारा 3/2n kBT कौन है बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी, ठीक है। क्लियर है अभी आपको, हो गया बच्चों, क्लियर है, ठीक है, डन, खत्म, हो गया। अब अगर इसमें देखोगे ना तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर, ये अगर नीचे इसको लेके आ जाएंगे तो पर यूनिट मॉलिक्यूल्स ये कितना हो जाएगा पता है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। चलो कल हम लोगों को क्या देखना है पता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन देखने का है, और उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट आती है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है वो भी, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं और चलते भी रहेंगे, क्योंकि समझना हमारे प्रायोरिटी पे आता है, ठीक है बच्चों। सेकंड लेक्चर हो गया, थर्ड लेक्चर में हम लोग और अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। और ये एक लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसको थोड़ा सा आप लोग पेज नंबर 60 है आपके बुक पे, उसको एक बार रीड तो कर लो, ठीक है। अभी इस लेक्चर में तो हमारा वो कवर अप नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको बाद में भी देखेंगे बच्चों। फिर चलो सी यू ऑल बच्चों, और हम लोग मिलेंगे वापस से अभी फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बाय।